कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के एक ऐसे शहर को देखते हैं जहाँ के लोग देखने में बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की ठीक ठाक आबादी फिलहाल डिप्रेशन में ही रहती है। इसी शहर में रहने वाली एक मासूम सी लड़की है यांग, जो आए दिन अपने आसपास के लोगों को सुसाइड करता देख थोड़ा परेशान रहती है, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से वो इस शहर को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। वो काफी ज्यादा खुश मिजाज किस्म की लड़की है और अपनी एक फ्रेंड जूमी के साथ किसी छोटे से अपार्टमेंट में रूम शेयर करके रहती है। फिर एक दिन मिसिस चो नाम की एक बूढ़ी औरत यांग से मिलने के लिए यहाँ पर आती है। वो यांग को बताती है कि जिस हाउसमेट की जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया था वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। यांग इस खबर को सुनकर काफी खुश थी, क्योंकि वो जिस घर में हाउसमेट बनने वाली है वो लोग काफी अमीर हैं और इस काम के लिए यांग को काफी अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। वो अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ पहुंचकर यांग को पता चलता है कि मिसिस चो भी इस घर की एक हाउसमेट ही हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस घर की देखभाल करते हुए ही निकाल दिया। इसके बाद उसकी मुलाकात इस घर की मालकिन जूलिया से होती है। जूलिया फिलहाल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और इन्हीं सब की देखभाल करने के लिए यांग को यहाँ बुलाया गया है। यांग की यह नौकरी काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि जूलिया की डिलीवरी के बाद उन दोनों बच्चों की देखभाल भी यांग को ही करनी है। इसके तुरंत बाद ही यांग अपने काम में लग जाती है। अब क्योंकि ये फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है तो उसी प्रकार इनके तौर तरीके भी दूसरों से थोड़े अलग हैं। यहाँ के नौकरों को एक खास तरह के यूनिफॉर्म में ही रहना पड़ता है और जितना भी खाना बनता है उसे एक साथ ही डिनर टेबल पर रखने के बाद बचे हुए खाने में से ही नौकरों को खाना पड़ता है। लेकिन यांग को इन सब बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मिसिस चो की, तो वो तो इस जिंदगी को बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हैं। जहाँ एक तरफ यांग काफी ज्यादा खुश मिजाज टाइप की है, तो वहीं दूसरी तरफ मिसिस चो थोड़ी बहुत खड़ूस नजर आती हैं और अंदर ही अंदर उन्हें इस बात की इनसिक्योरिटी भी है कि कहीं ये नई नवेली लड़की इस फैमिली के लिए मुझसे भी ज्यादा खास ना बन जाए। यांग को इस घर में अगर सबसे ज्यादा कोई पसंद आता है तो वो है इस घर के मालिक की 8 साल की बेटी रोजी। अब क्योंकि यांग खुद भी अंदर से बच्चों जैसी ही है, तो इसीलिए वो रोजी जैसे बच्चों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाती है। रोजी को भी यांग काफी पसंद आती है और इसीलिए अपनी माँ जूलिया के पूछने पर वो यांग की तारीफ भी करती है। फिर रात के समय इस घर का मालिक पार्क अपने घर पर आता है। पार्क एक खानदानी अमीर होने के साथ साथ बड़ा बिजनेसमैन भी है। यहाँ पहुँचते ही वो इस घर की नई मेड यांग से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए अच्छी बातें करता है। मिसेस चो के चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि ये सब कुछ देखकर उन्हें काफी मिर्च लग रही थी। यांग को इस घर के मालिक पार्क का नेचर अच्छा लगता है और वो काफी हद तक कंफर्टेबल हो चुकी थी। फिर अगले दिन से वो इस घर के मालिक की सेवा में भी लग जाती है और पार्क भी उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए बीच बीच में स्माइल दिया करता है। रात के समय जब यांग बाथटब की साफ सफाई कर रही थी तो इसी समय पार्क भी यहाँ पहुंच जाता है। वो यांग को इस उत्तेजक अवस्था में देखकर उसे एक इविल सी स्माइल भी देता है। अगले दिन पार्क और उसकी फैमिली छुट्टी मनाने के लिए एक फार्म हाउस पे जाते हैं। जूलिया और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए यांग भी इनके साथ गई थी। पूरे दिन मस्ती मजा करने के बाद रात के समय पार्क अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन 8 मंथ की प्रेग्नेंट होने की वजह से इनका प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पाता और काफी हद तक पार्क अभी भी अनसेटिस्फाइड था। फिर इसके बाद वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे आकर यांग के कमरे में जाता है। यांग उसे इस हालत में देखकर थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। कुछ ही पलों में वो समझ जाती है कि पार्क आखिर उससे क्या चाहता है और कहीं ना कहीं यांग को भी अब इस बात से कोई एतराज नहीं था। सबसे पहले तो वो यांग को पीने के लिए थोड़ी वाइन देता है और उसके बाद इन दोनों के बीच वो सब कुछ होता है जो पार्क चाहता था। वापस घर लौटने के बाद यांग फिर से अपने कामों में लग जाती है और अब जूलिया की नजरों से बचते हुए उसके और पार्क के बीच आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे थे। यांग को इस घर में अब काफी अच्छा लगने लगा था, जिसकी बड़ी वजह थी पार्क की बेटी रोजी के साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप। फिर एक रात जब यांग सो रही थी तो पार्क उसके कमरे में आता है। यांग की हालत को देखकर पता चलता है कि शायद वो पार्क के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो यांग को पीने के लिए फिर से थोड़ी वाइन देता है, क्योंकि यही पार्क का इंटीमेट होने से पहले का स्टाइल है। इसके बाद ये दोनों वॉशरूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं और इसी समय इन अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर मिसेस चो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। अगले दिन वो यांग के हाव भाव को देखकर समझ जाती है कि इस घर के मालिक के साथ शारीरिक संबंधों की वजह से ये लड़की अब खुद को उनके बराबरी का समझने लगी है। इसके बाद जब वो पार्क को उसका ब्रेकफास्ट देने के लिए जाती है तो वो कल रात की सर्विस के लिए यांग को एक चेक देता है। इन पैसों को देखकर यांग को ये एहसास होता है कि आखिर में तो वो इस घर की नौकर ही है, जिसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए टिप दी गई थी। यांग को इस बात का थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को पार्क के करीब जाने से नहीं रोक पाती। पार्क की वाइफ जूलिया इन सारी बातों से बिल्कुल बेखबर है और यांग के काम को देखकर वो उससे काफी खुश है। एक दिन मिसेस चो यांग को समझाती हैं कि तुम इस घर के मालिक के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सिर्फ निराशा ही तुम्हारे हाथ लगे। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक अमीर घर की मेड होना बहुत ही घिनौना काम है, जिसके लिए कई बार इंसान को अपना जमीर तक बेचना पड़ता है।
लेकिन अब तक यांग पार्क को काफी पसंद करने लगी थी, इसलिए वो चो की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन मिसेस चो जूलिया की मदर से मिलने के लिए जाती है। दरअसल जूलिया की माँ अपनी बेटी की खबर लेने के लिए अक्सर मिसेस चो से मिलती जुलती रहती है। चो उसे बताती है कि तुम्हारे दामाद पार्क और उस घर की नई मेड के बीच चक्कर चल रहा है और अब तक उन दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी स्थापित हो चुके हैं। और यांग के शरीर में होने वाले बदलावों को देखकर मिसेस चो को काफी हद तक इस बात का यकीन है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जूलिया की माँ जानती है कि उसका दामाद अमीर होने के साथ साथ ठरकी भी है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है कि जल्द ही उस नई मेड का कुछ करना होगा। एक दिन यांग अपनी फ्रेंड जूमी से मिलने के लिए जाती है। वो जूमी को अपने और पार्क के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। यांग की ये सारी बातें सुनकर जूमी थोड़ा डर जाती है और वो यांग को समझाती है कि मैंने तुमसे ज्यादा ही ये दुनिया देखी है, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जल्द से जल्द वो नौकरी छोड़ दो। तुम इन अमीर जादों को नहीं जानती और फिलहाल तुम्हारा वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। फिर एक दिन जूलिया की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। यांग इस समय लकड़ी के एक सीढ़ी पर चढ़कर साफ सफाई कर रही थी। सीढ़ियों पर चढ़ते समय जूलिया की माँ का बैलेंस बिगड़ जाता है और तभी वो अचानक से यांग के स्टूल को धक्का दे देती है। नीचे गिरने की वजह से यांग को काफी सारी चोटें आई थी। जूलिया इस बात को समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि उसकी माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। यांग का इलाज करवाने के लिए मिसेस चो उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं। इधर जूलिया अपनी माँ की हरकत के लिए उस पर काफी गुस्सा होती है, तो वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारे पति का उस मेड के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे काफी हद तक इस बात का यकीन भी है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जूलिया ये बात सुनकर बुरी तरह से बौखला जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो गुस्सा करे भी तो किस पर, अपने हस्बैंड पर या उस मेड पर। उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम इस बात की ज्यादा टेंशन मत लो, आज रात तुम्हारा हस्बैंड कुछ काम से विदेश जाने वाला है, तो उसके वापस आने से पहले ही मैं इस नई मेड को ठिकाने लगा दूंगी। जूलिया इस बात से काफी ज्यादा दुखी थी और उसे अंदर से ठगा हुआ महसूस हो रहा था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर जूलिया की माँ उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाती है। वो कहती है कि खूबसूरत औरतें सिर्फ पैसों के लिए ही अमीर लोगों से शादी करती हैं ताकि वो अपने आगे की जिंदगी ऐशो आराम से काट सकें, लेकिन कोई भी अमीर आदमी सिर्फ एक औरत के सहारे अपनी जिंदगी नहीं काट सकता और इसीलिए ये लोग बीच बीच में इधर उधर मुंह मारते ही रहते हैं। तो हम जैसी औरतों का ही काम है इस बीच की रुकावटों को साइड करना। इधर हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करवाने के बाद यांग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मिसेस चो इस बात की खबर जूलिया और उसकी माँ को भी दे देती है। हॉस्पिटल में यांग से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड जूमी वहाँ आती है। वो यांग से कहती है कि चाहे तुम इस बच्चे को रखो या अबॉर्शन करवाओ, लेकिन तुम्हारा उस घर में रहना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन लोगों को इस बच्चे के बारे में पता लग गया तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। जूमी के काफी समझाने के बावजूद भी यांग उसकी बात नहीं मानती और कुछ ही दिनों में यहाँ से डिस्चार्ज होकर वो दोबारा उस घर में पहुंच जाती है। यांग से मिलने के लिए जूलिया उसके कमरे में जाती है, लेकिन अब उसका यांग की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। वो अंदर ही अंदर इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसका अमीर पति कैसे इस गरीब मेड के साथ रिलेशन बना सकता है। जूलिया की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड पर नाराज नहीं होना चाहिए। अमीर घर के लड़कों के साथ तो ये प्रॉब्लम रहती ही है, बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक मिल जाता है और इसीलिए उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया की हर चीज पर उनका अधिकार है। अगर इस बात के लिए तुम अपने हस्बैंड से नफरत करोगी तो शायद तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाए और उसके बाद तुम्हें ये सारा ऐशो आराम भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये बेहतर होगा कि हम उस हाउसमेट को टारगेट करें, क्योंकि इस दुनिया में गरीब और कमजोरों को दबाना आसान होता है। अगले दिन यांग मिसेस चो को कहती है कि वो ये जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही है। चो उससे कहती है कि अगर तुम ये जॉब छोड़ना चाहती हो तो किसी को भी बिना कुछ बताए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये अमीर लोग हाउसमेट्स को अपने बाप की जागीर समझते हैं। लेकिन यांग इस दुनिया के हिसाब से बहुत ही ज्यादा भोली भाली लड़की है और इसीलिए वो ये सोचने लगती है कि आखिर बिना बताए वो ये काम कैसे छोड़ सकती है। इधर दूसरी तरफ जूलिया की माँ अपनी बेटी के दिल में यांग के लिए बराबर जहर घोल रही थी। वो कहती है कि अगर ये लड़की बिना अबॉर्शन कराए यहाँ से चली गई तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगे और बात यहाँ सिर्फ पैसों की नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी भी नरक बना देगी। जूलिया की माँ अपनी कोशिश में पूरी तरह से सफल होती है और अब जूलिया यांग से काफी ज्यादा नफरत करने लगी थी। कुछ ही घंटों बाद यांग इन दोनों को बताने आती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है, तो जूलिया गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर यांग को थप्पड़ मारने लगती है। वो यांग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आई और बदले में तुमने मुझे उसका ये सिला दिया। इसके बाद जूलिया की माँ उसे $1 लाख का चेक देते हुए कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस बच्चे का एबॉर्शन करवाना होगा और उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकती हो। यांग इस बात से काफी हैरान होती है कि उसकी प्रेगनेंसी वाली बात इन दोनों को कैसे पता लगी। यांग के इस रूम से जाने के बाद जूलिया अपनी मदर को कहती है कि यांग को बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए वो इतनी आसानी से ये एबॉर्शन नहीं करवाने वाली। यांग की इस हालत को देखकर आखिरकार मिसेस चो को भी अब उससे हमदर्दी होने लगती है। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें समझाया था कि किसी को भी बिना कुछ बताए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
यांग कहती है लेकिन इन लोगों को प्रेगनेंसी वाली बात पता कैसे चली? तो चो इस बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी बातों के लिए वही जिम्मेदार थी। रात को सोते समय मासूम बच्ची रोजी यांग के पास आकर कहती है कि मैं यहाँ पूरी रात पहरा दूंगी ताकि आप आराम से सो सको। यांग उससे पूछती है कि आखिर मुझे किससे खतरा है? तो रोजी उसको बताती है कि मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखा था कि ग्रैंड मदर ने जानबूझकर आपको उस सीढ़ी से धक्का दिया। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वो शायद आपको मारना चाहती है। लेकिन यांग इतनी सीधी सादी है कि वो रोजी की बात पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी, तुम्हारी ग्रैंड मदर ऐसा जानबूझकर नहीं करेंगी। रोजी उससे कहती है कि आप दिल की बहुत साफ हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये दुनिया भी आपके जैसी ही है। मासूम रोजी की बातें सुनकर यांग भी अब सोच में पड़ जाती है। अगले दिन जूलिया की मदर अपने किसी पहचान के डॉक्टर से बच्चा गिराने की दवा लेकर आती है और फिर बड़ी ही सफाई से वो इसे यांग की दवाइयों के साथ मिक्स कर देती है। यांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए जाने अनजाने में वो भी इसे पी लेती है। एक दिन वो बातचीत में रोजी को बता देती है कि उसके पेट में भी एक बेबी है और वो चाहती है कि उसके भी रोजी के जैसे ही एक बेबी गर्ल हो। यांग के साथ साथ अब रोजी को भी उस बच्चे से अटैचमेंट होने लगा था। इधर जूलिया की डिलीवरी होने का समय आ चुका था तो उसकी मदर उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो चो को ऑर्डर देके जाती है कि वो यांग पर नजर रखे। इसी बीच एक बार यांग इस घर से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे बाहर से ही पकड़कर वापस घर ले आते हैं। इधर हॉस्पिटल में जूलिया 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। पार्क भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए अब हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अपने दोनों जुड़वा बच्चों को देखकर पार्क काफी खुश था और इसी खुशी का इजहार करने के लिए वो जूलिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अंदर ही अंदर उससे काफी नाराज थी और इसीलिए वो किस करते समय गुस्से में उसके होठों को काट लेती है। जूलिया की इस हरकत से गुस्सा होकर पार्क तुरंत ही घर वापस आ जाता है। इधर आईने के सामने जब वो अपने कटे हुए होठों को देख रहा था तो उसे बाथरूम से किसी के नहाने की आवाज आती है। पार्क वहां जाकर देखता है कि बाथ टब के अंदर यांग बैठी हुई थी। उसे इस बात से थोड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये हमारे कमरे में क्या कर रही है। यांग उसे बता देती है कि वो पार्क के बच्चे की मां बनने वाली है और ये बात उसकी वाइफ जूलिया को भी अब पता चल चुकी है। वो पार्क के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मेरा अबॉर्शन ना करवाया जाए। पार्क को उसकी ये सारी बातें सुनकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी बीच यांग के पेट में जोर का दर्द उठने लगता है और वो अचानक से ही बाथ टब के अंदर खून की उल्टियां करने लगती है। बेहोश होने के बाद यांग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जूलिया की मां वहां पहुंचकर बड़े ही सफाई से उसका अबॉर्शन करवा देती है। फिर अगले दिन जब वो पार्क को यांग की प्रेगनेंसी और उसको अबॉर्शन के बारे में सारी बातें बताती है तो इन सारी बातों को सुनकर पार्क उस पर नाराज होता है। पार्क को नाराजगी इस बात की नहीं थी कि उसका अबॉर्शन करवाया गया, बल्कि इस बात की थी कि उसको बताए बिना इस घर में इतना कुछ किया गया। वो अपनी मदर इन लॉ से कहता है कि ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, इसलिए आपको यहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। पार्क की फैमिली की ये सारी हरकतें देखकर मिसेस चो को भी काफी बुरा लगता है और उसे अंदर ही अंदर इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। चो अपनी गलती पर इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो आखिरकार यांग को बता देती है कि जूलिया की मदर को उसकी प्रेगनेंसी वाली बात उसने ही बताई थी। यांग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही मिसेस चो को 2 झापड़ जड़ देती है। चो इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो बदले में कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद वो यांग को एक चेक देते हुए कहती है कि पार्क की फैमिली ने कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें ये पैसे दिए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाओ। इन सारी बातों से यांग का काफी ज्यादा दिल दुखा था। वो कहती है कि उस फैमिली से मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। मिसेस चो भी सोचने लगती है कि आखिर ये बेसहारा लड़की उस फैमिली से क्या ही बदला ले पाएगी। इसके बाद यांग इस शहर को छोड़कर वापस अपनी फ्रेंड जूमी के पास चली जाती है, लेकिन अभी भी वो पार्क की फैमिली को इस बात के लिए माफ नहीं कर पा रही थी कि उन लोगों ने उसका बच्चा मार दिया। फिर एक दिन वो कुछ फैसला करके दोबारा वहां पर जाती है और मिसेस चो की मदद से चुपके से उस घर के अंदर घुस जाती है। पार्क के रूम के अंदर उसे वो दोनों जुड़वा बच्चे नजर आते हैं तो वो उनमें से एक को उठाकर उसे प्यार करने लगती है। ये देखकर पता चलता है कि यांग के लिए माँ बनना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इसी बीच पार्क वहां आकर उस पर गुस्सा होने लगता है तो यांग इस कमरे से भागकर इस घर में ही कहीं छुप जाती है। इसके बाद पार्क और उसकी पूरी फैमिली नीचे हॉल में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या करने आई है। वो मिसेस चो को ये ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जाकर यांग को ढूंढे, लेकिन चो उससे कहती है कि अब वो इन घटिया लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती और इसके बाद वो ये जॉब छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इसी बीच ऊपर की तरफ इन लोगों को यांग नजर आती है। वो बड़े ही प्यार से मासूम रोजी को हाय कहती है। रोजी उससे पूछती है कि तुम्हारे पेट में जो बेबी है वो अब कैसा है। यांग उसे बताती है कि अब वो बेबी मर चुका है और इसीलिए अब वो भी नहीं जीना चाहती। पार्क उसे समझाता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए कंपनसेशन के तौर पे हम तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं। यांग को इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि ये निकम्मे लोग किसी की भी भावनाओं को नहीं समझते और हर मैटर को सिर्फ पैसों से ही सुलटाना चाहते हैं। तभी वो अचानक से अपने गले में एक फंदा डालती है जिसकी रस्सी उसने झूमर से पहले ही बांध रखी थी और देखते ही देखते इनकी आंखों के सामने वो खुद को फांसी लगाकर लटक जाती है।
इसी बीच इस कमरे में जल रही आग उसके कपड़ों को पकड़ लेती है। पार्क और उसकी फैमिली ये नज़ारा देखकर डर जाते हैं और मासूम रोजी अपनी आंखों के सामने यांग को मरते हुए देखती है। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। पार्क और उसकी फैमिली कहीं बाहर जाकर रोजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इन लोगों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन्हें यांग की मौत से कुछ खास फर्क पड़ा है। पार्क और उसकी वाइफ उस हादसे को अब काफी हद तक भुला चुके हैं और अब दोबारा से अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मासूम बच्ची रोजी आज भी उस हादसे को भुला नहीं पाई है। इस छोटी बच्ची को यांग से काफी ज्यादा लगाव हो गया था और वो अच्छे से इस बात को जानती है कि उसकी फैमिली की ही वजह से यांग ने अपनी जान ली थी। असल में यांग एक बहुत ही सीधी सादी सी इमोशनल लड़की थी और वो चाहकर भी पार्क और उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो यही वजह थी कि इन लोगों से बदला लेने के लिए आखिरकार उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।